अच्छा, इसमें एक चीज और आओ, मान लो मैं आपको बोलूं कि माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस डाइपोल पे नेट टॉर्क, नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स, इस पे नेट टॉर्क, क्या दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम है। क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। कोई बुरे वाली बात? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। तो माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके। अब दो चीजें की टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल और स्टेबल का मतलब थोड़ा सा हिलाओ। यहाँ पे हिलाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसे भी हिलाओ नेट फोर्स तो हमेशा, इसलिए इफेक्ट है घुमाने का। अगर मैं थोड़ा सा घुमाऊं और वहीं आ जाए तो स्टेबल, और दूर भाग जाए तो? अब बोल कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल? अब बता कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल? अब बता कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल? अब बता कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल? बोल। ऊपर वाला स्टेबल और नीचे वाला? क्या बात कर रहे हो यार? सोच लो, सोच के देखो, ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। क्यों स्टेबल बोले? क्या इधर और इधर क्या वापस वहीं आ जाए? यार नहीं आया, आया कि नहीं आया? और ये वाला देख, क्या दूर भाग जाए? तो ये कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कैसा? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन एंगल बिटवीन P and E is 0. When angle between P and E is, और अनस्टेबल कब होता है? जब एंगल बिटवीन P and E is 180। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है तो SHM की भी बात आती है। किसकी बात आती है? क्या SHM इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम? SHM इज अ, अच्छा, तो इस पे सवाल करते हैं, देखो कैसे। देख, मान लो कि ऐसे एक सवाल दिया गया, माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी L, दोनों का मास mm, बोलो क्लियर? ये हमने ट्रिफिल E नॉट। स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल? सब लोग बोलेंगे स्टेबल अनस्टेबल। पक्की बात? वो उतारने के बाद डायग्राम बनाओ और सवाल लिखो। वो उतार लिया? उतारो पहले जल्दी से। बोलो बोलो बोलो, कितना? 2√ml/, पहले देखते हैं यहां से। तुम्हें याद है ऐसे कि जैसे f बराबर माइनस kx होता है तो क्या टाइम पीरियड 2π√m/k होता है? अरे हाँ ना बोल यार। एंगुलर असेंबली के टॉर्क बराबर माइनस k थीटा, तो टाइम पीरियड क्या? 2π√i/k, वेयर i इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बुराई वाली बात नहीं। अगर मैं इसे स्लाइडली रोटेट करूं और ऐसे रिलीज करूं तो ध्यान से देखो, पहले कुछ बातें माइनस प्लस के बारे में समझ लेते हैं। मान लो मैं ऐसे इसको रोटेट कर लूं, ये ऐसे थीटा एंगल, कितना? थीटा। अब आप एक बात समझो, आपने थीटा कैसे घुमाया पहले तो? बाहर के अंदर। थीटा की डायरेक्शन किधर है? किधर है? बाहर। पर टॉर्क किधर लग रहा है? अच्छा, टॉर्क होता है P sin थीटा, P क्रॉस E होता है ना? अरे कितना होता है? तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा? टॉर्क लिखा जाएगा PE sin थीटा। पर मैंने एक माइनस भी लगाया, पहले बताओ क्यों? क्योंकि थीटा है बाहर और टॉर्क है, तो क्या अगर थीटा को माना पॉजिटिव तो टॉर्क को मानोगे? तो टॉर्क बराबर माइनस PE sin थीटा। थीटा छोटा की बड़ा? तो टॉर्क इक्वल्स टू माइनस PE थीटा। तो हो क्या ऊपर वाली फॉर्मेट दिखाई दे रही है? मतलब क्या K इफेक्टिव PE हो गया? कितना हो गया? PE। कितना हो गया? PE। T इक्वल्स टू 2π√i/k। I इज व्हाट?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये दूरी L, तो क्या ये L/2? क्या दो मास mm के L/2 दूरी पर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2 इंटू m L/2 का होल स्क्वायर बाई PE, P कैन बी रिटन एज QLE। बोल यस और नो? अरे आया ही नहीं। अब जो भी आंसर आया आगे उसमें कोई खास बात नहीं है। एंगुलर सिस्टम जोड़ लिया। अरे हाँ ना तो बोलो। कोई बुराई, कोई कष्ट? पक्का सोच लो। चलो भाई आ जाओ, इधर देख। और देख, मान लो जैसे मैं पूछूं कि मान लो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। कितनी है? E0। मान लो एक डाइपोल को 4 डिग्री से छोड़ो, क्या करेगा ये पहले बताओ। इसका क्या क्या कर रहा होगा ये डाइपोल? अगर ये डाइपोल को ऐसे 4 डिग्री से छोड़ दूं, क्या करेगा? क्या एंगुलर सिस्टम करेगा? क्या जिसका टाइम पीरियड अभी अभी हमने निकाला है T? यार हाँ ना बोल, पक्की बात। तो उसका टाइम पीरियड है T, ये हमें समझ आता है। बोलो क्लियर? मतलब ऐसे सिस्टम करेगा एंगुलर सिस्टम। बोलो क्लियर है क्या? आपसे सिंपल सवाल पूछा, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, एंगुलर सिस्टम की बातें हैं। देख ध्यान से कि अगर आपका डाइपोल जब चलते चलते यहाँ पे 2 डिग्री पर आ गया, कितने पे आ गया? 2 डिग्री। तो बताओ कितना टाइम लगा? जल्दी बोलो सन्नाटो। कितना? जल्दी बोलो जल्दी। इधर देख, तू ध्यान से देख। तो ये सवाल पता है कैसा है कि अगर मैं एक एसएचएम में पार्टिकल को A से छोड़ूं तो ये -A और ये A/2। तो पार्टिकल को जितना टाइम यहां से आता आने में लगेगा ना, वही मेरा आंसर है। अरे यार ध्यान दे, तो यही सवाल है। इसका एम्पलीट्यूड 4 है ना? कितना है? तुझे मैं चमकाने में क्या कह रहा हूं? एम्पलीट्यूड 4 डिग्री से जो करेगा, अपन दूसरी तरफ 4 जाना है कि 2 ही जाना है? तो यही तो सवाल हुआ कि अगर किसी पार्टिकल को जो एसएचएम कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड A हो, उसको एक एंड से छोड़े और दूसरी तरफ के A/2 तक पहुंचने में जितनी देर उसको लगेगी, क्या वही मेरा आंसर है? बेकार रिस्पॉन्स। अब इसको फेजर पे बना लो। अगर फेजर पे ड्रॉ करो तो पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम एंड विल गो टिल दिस पॉइंट, एंड विल गो टिल दिस। नहीं आया। इट विल गो टिल दिस पॉइंट। बोलो क्लियर है क्या एकदम? टिल दिस पॉइंट। तो ये अपना A, तो ये कितना कितना कितना? तो क्या ये एंगल कितना? 60। तो ये कितना? 30। मतलब आप कुल मिला के कितना घूमे? 120। 120 का मतलब 2π/3। क्या थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी? थीटा, अरे तुम्हें नहीं याद? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t इंटू टी। 2π ने 2π को मार लिया, t के लिए t/3। अब खुद सोचिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है कि एसएचएम का? इसमें तो एंगुलर एसएचएम ज्यादा है भाई। खूब सवाल पूछ सकता हूं, उसमें क्या है? अरे हाँ ना तो बोलो। नहीं आया या डर लग गया? बेसिकली इसके साथ एंगुलर सिस्टम जोड़ा जा सकता है, मन में रखें अपने। बेसिकली टॉर्क जोड़ा जा सकता है कि टॉर्क बराबर I अल्फा है, और एंगुलर सिस्टम जोड़ा जा सकता है कि टॉर्क बराबर -k थीटा है। तो बेसिकली वो डाइपोल का सवाल कम एसएचएम से ज्यादा जुड़ जाते हैं या टॉर्क से ज्यादा जुड़ जाते हैं। क्या जो बोला चमका? मैंने बता दिया था ना, नेट फोर्स इज 0, द नेट टॉर्क इज 0, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ नहीं बताओ। If the body is free to rotate, it will rotate about the axis, passing through center of mass and parallel to torque vector, parallel to। अरे हाँ ना बोल यार,
ये बातें मैं आपको सिखा चुका था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यहां तक की बातें अपन जानते हैं। जो बोला चमका यार, हाँ ना तो बोल, सोच लो। बहुत बढ़िया सर, और आगे चलते हैं। अपन लिखते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छे से प्रूफ को सुने, फिर बिना देखे उतारना। तो हेडिंग डाल लो बस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर है क्या? चलो भाई आ जाओ। अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो सुनते हैं इधर अच्छे से कि भाई मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ठीक। अब हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, हम ये तो जानते हैं भाई साहब कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल्स टू वर्डन। अरे हाँ ना बोले यार। अच्छा, यहाँ पे जो भी वर्डन होगा ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं सकता। कौन सा होगा? जैसे ट्रांसलेशन वर्डन होता है एफ डॉट डी आर, क्या होता है? रोटेशनल क्या होता है? टाउ डॉट डी थीटा। टाउ डॉट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो टाउ डॉट डी थीटा पे बातें करते हैं। अच्छा भाई, मान लेते हैं कि हम हमारे डाइपोल को, ये हमारा पी, थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक ले जा रहे हैं। कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? जब डाइपोल थीटा 1 एंगल पे, तो मान लेते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू थीटा 1 और यू इनिशियल, और यहां मान लेते हैं यू थीटा 2 और, तुम्हें नहीं चमका मैं क्या कर रहा हूं यार, हाँ ना बोल, तुम्हें नहीं आया। तो यू थीटा 1 से यू थीटा 2 जब ले गए तो यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2 इज वर्डन, इज वर्डन बाय स्टडीज। कोई बुराई वाली बात? जब आप थीटा 1 से थीटा 2 ले जाओगे तो वर्डन जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल, क्योंकि टॉर्क तो पी साइन थीटा है, और थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यानी कि क्या डायरेक्ट करूं कि इंटीग्रेट? तो इंटीग्रेट करने का तरीका, मान लो कि आप डाइपोल को ले गए थीटा से जाके डी थीटा, डाइपोल को ले गए थीटा से जाके, कितने डाइपोल हैं ये? 4। एक ही डाइपोल है, इसकी अलग अलग पोजीशन दिखाई है मैंने। कई बार बच्चे बाद में आके पूछते सर ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे क्या? अरे भाई एक ही है। अरे हाँ ना बोले यार। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ये इंटीग्रेशन ये बनाया गया थीटा पे जाके। हो पहले तो डी थीटा की डायरेक्शन किधर? 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 सोच लो। क्या वर्डन इज बेसिकली इंटीग्रेशन टाउ डॉट डी थीटा, यस और नो? टॉर्क की वैल्यू पीई साइन थीटा, पीई और ये पीई, सोच लो, पीई साइन थीटा डी थीटा। पर साइन टॉर्क और डी थीटा में कितना एंगल है? तो टॉर्क किधर है? टॉर्क किधर है? टॉर्क किधर है? सोच लो। और डी थीटा किधर है? बाहर, तो दोनों में एंगल। तो P साइन थीटा डी थीटा कॉस ऑफ 180 का इंटीग्रेशन, बोल यस और नो? मुझे लगा तुम्हें आया। अच्छा, वर्डन है यू थीटा 1 माइनस, तो भाई साहब यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2 पीई माइनस पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा लिमिट बोलो, लिमिट बोलो थीटा की। थीटा 1 से साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। सही कर रहा हूं क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं करी? एकदम पक्का? सब कुछ सही चल रहा है? माइनस माइनस प्लस, तो कितना है? यू थीटा 1 माइनस यू थीटा 2 इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1, यस और नो? अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। क्या पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट? पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन। कभी भी हमें कोई अच्छा फॉर्मूला प्रूव करना हो तो एक जगह 0 मानना। कैसे हमने स्प्रिंग में भी करा था, हाफ के x²। क्या नेचुरल लेंथ पे 0 था?
हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी के Q1 Q2 बाई R, क्या तब हमने अनंत पे जीरो माना था? अगर हमें कभी भी कोई ढंग का फॉर्मूला प्रूव करना है तो वी नीड टू प्लेस अ प्रॉपर पोजीशन फॉर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? नहीं आया। अब यहां पे भी कैसे करते हैं, सुन लो ध्यान से। इफ वी अज्यूम दैट एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पोटेंशियल ऑफ 90 डिग्री इक्वल्स टू 0, मतलब जब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी गई है? कब जीरो? क्यों ऐसे माना? अच्छा आंसर आएगा इसलिए। हमने कब जीरो मानी पोटेंशियल एनर्जी? किसी एंगल के लिए तो जीरो माननी पड़ेगी ना, तभी तो दूसरी जगह डिफाइन कर पाओगे, वरना हमेशा डिफरेंस ही पता होगा, यस और नो? अरे नहीं आया तो भाई साहब 90 डिग्री पे जीरो मानी। कहां पे? अब देख, अगर 90 डिग्री पे जीरो मान ली तो इस वाले पर्टिकुलर केस में थीटा 2 को 90 मान लो। थीटा 2 को क्या मान लो? थीटा 2 को 90 मान लो तो u थीटा 2 कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। तो u थीटा 1 कितना आया? u थीटा 1 माइनस u 90 दैट इज 0 इक्वल्स टू PE cos थीटा 2 cos 90 cos 90 cos 90, तो आंसर आया माइनस PE cos थीटा 1। देख क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थीटा 1 ओनली डिपेंड्स ऑन थीटा 1? यार हाँ ना बोल, क्या अच्छा फॉर्मूला आ रहा है? यार नहीं आया। इसका मतलब आपने कैसे डिफाइन करा, ध्यान से देखें। आपने डिफाइन करा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किसी थीटा एंगल पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस P डॉट E है, और PE cos थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी के माइनस PE cos थीटा, क्या थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड D? क्या उसे P डॉट E लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? P डॉट E। तो माइनस P डॉट E क्या चीज? माइनस P डॉट E is the potential energy or minus PE cos theta of a dipole, but this is valid when potential energy at 90 degree is equals to 0। यार तुम्हें नहीं आया? फिर तो क्या माइनस P डॉट E का प्रूफ समझ आया कि नहीं आया? या प्राण पर उड़ गए? आया कि नहीं आया? नहीं आया। एकदम क्लैरिटी है। तो हम लोगों का फॉर्मूला याद होना चाहिए माइनस P डॉट E। पूरा प्रूफ अच्छे से समझाया है ताकि आपको फील आए कि अपन कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। उतार मैं क्विज कहां तक डिस्कस कर चुका हूं? 3। और हो कितनी गई है? हाँ चलो, पोटेंशियल यही माइनस P डॉट E कितनी आई? अब इसमें सवाल कैसे आते हैं वो देखो ध्यान से, तो तुम्हें लॉजिकली समझ में आ जाएंगे। पहली बात तो एक फॉर्मूला, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि देख ध्यान से, गलत मत करना, सही करना, बिल्कुल सिंपल सवाल है। देख, मान लो कि एक डाइपोल है, इधर 37 डिग्री से उसको ले जाया गया 53 डिग्री पे। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, बोलो क्लियर? ये P और ये E, बोलो क्लियर? ऐसी सिचुएशन से फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। Find out the work done by statics in moving from initial position to final position. सही करना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, गड़बड़ मत करियो। क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल का मतलब माइनस PE cos ऑफ 180 माइनस 37 माइनस ऑफ माइनस PE cos 53। तो मैं चमका नहीं है। क्या इनिशियल का एंगल 37 है कि 180 माइनस 37? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया?
प्लस माइनस से ध्यान रखना, कोई खास बात नहीं। cos 180 माइनस 37 इज माइनस cos 37 यानी प्लस PE 4/5 प्लस PE 4/5 माइनस माइनस प्लस PE 3/5 यानी कि आंसर आया 7PE/5। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अब आपको बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत, लो वर्डन आ गया। और कैसे सवाल देखो ध्यान से। मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक चार्ज है माइनस क्यू मास m कुपच कुपच कुपच, ऐसे ही माइनस सॉरी प्लस क्यू मास m दूरी l। मान लो कि इसको 53 डिग्री से रिलीज कर दिया गया। बताओ ये क्या करेगा, बताओ ये करेगा क्या, ये मतलब कैसा मोशन होगा इसका? SHM क्यों नहीं होगा? एंगल बड़ा है पर क्या ऑसिलेटरी होगा? कैसा होगा? बोलो क्लियर, ठीक, ये बात समझ आती है। सवाल क्या है लिखे? सवाल है फाइंड आउट द ओमेगा, फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ डाइपोल, फाइंड आउट द एंगुलर स्पीड ऑफ द डाइपोल व्हेन इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन। Find out the angular speed of the dipole when it crosses the mean position. Find out the angular speed of the dipole when it crosses the mean position. Find out the angular speed of the dipole when it crosses the mean position. हो गया? अरे भाई हो गया, चलो माइनस क्यू कॉमा एम प्लस क्यू कॉमा एम, आओ इधर देखो। चलो कैसे करेंगे इसमें? सिंपल, क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। कोई बुराई वाली बात? जब अपन ने छोड़ा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हो वो भाई साहब कंजर्वेटिव फोर्स से कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस PE cos 53, cos 53 के लिए कितनी? 3/5। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos 0 के लिए 1 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेटर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हाफ I ओमेगा स्क्वायर का मतलब m इंटू L/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। बोल यस और नो? दिस इज कंप्लीट I इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन से जो भी आंसर आएगा वो सही है। यार तुम्हें आया ही नहीं। इक्वेशन देखो सब लोग। अब बेसिकली आपको रोटेशन आना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन आनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप ये सवाल कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। भाई साहब प्राण प्रगिरु सोच लो, एकदम पक्का लिख पाए तुम लोग? लिख पाए पक्का? ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। तो हमने डाइपोल की पूरी ढंग से रिसर्च करी। पहले हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, डाइपोल से पोटेंशियल निकाला, फिर कैसे वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करता है उस पर अपन ने चर्चा करी। टॉर्क लगा तो उस पर अपन ने चर्चा करी, एंगुलर SHM, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, कोई बुराई वाली बात। अभी जो अपने डाइपोल पे चर्चा करी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी कि नॉन यूनिफॉर्म थी? वैसे आपके कोर्स में यूनिफॉर्म ही मेंशन्ड है, बट एक आध बार पहले नॉन यूनिफॉर्म पूछा जा चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा उसे पढ़ेंगे डिसेंट रूप में। लिखो, डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, dipole in a non-uniform electric field, dipole in a non-uniform electric field. Let us start with a question. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दूरी 2L, यहां से R दूरी पर एक चार्ज Q रखा हुआ है। 2L इज लेस देन R, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, हाँ ना बोल। क्या ये डाइपोल इस Q की छत्रो छाया में रखा हुआ है? मतलब क्या इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर है वो कांस्टेंट है कि मतलब यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? यार आवाज नहीं आ रही। नॉन यूनिफॉर्म। क्या इस डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है? क्या इस डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? है कि नहीं है? सोच लो, क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो क्या डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? मैंने पॉइंट चार्ज क्यू से कहा। तो सवाल आपके लिए ये है कि फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू।
P की वैल्यू 2QL है। बोलो P इक्वल टू 2QL, Q माइनस Q प्लस Q, 2L, 2L लेस देन R। इधर देख सन्नाटो, इधर देखो P 2QL, 2L लेस देन R। आ जाओ जल्दी से, बताओ, अरे बताओ ध्यान से, इससे दूरी कितनी? तो क्या लिखा गया? KQQ बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQQ बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन लेफ्ट होगी, कोई बुरे वाली बात नहीं। KQQ कॉमन आ गया। R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर इज 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई बुराई? ये 2QL क्या हो गया? P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के कंपेरिजन में से उड़ा दो तो ये बन गया R की पावर 4, बचा R क्यूब। आंसर आया 2KPQ बाई R क्यूब। यस और नो? यार मुझे लगा तुम्हें आया, तुझे नहीं लगता तुझे आंसर ओरली बोल देना चाहिए था? इतने की जरूरत ही नहीं थी भाई, लॉजिकली सोच ओरली। अरे जितना फोर्स चार्ज लगाएगा डाइपोल पर उतना ही फोर्स डाइपोल लगाएगा चार्ज। डाइपोल की वजह से यहाँ पे ट्रिफील्ड क्या है? तो फोर्स कितना हुआ? 2KPQ बाई, वही तो आया। अरे बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। लिख लो सेकंड मेथड, force on dipole due to charge equals to force on charge due to dipole, therefore electric field at that place is 2kp by r cube। खत्म। इसको लिख के फिर सेकंड मेथड लिख लो, स्मार्ट मेथड, सेकंड मेथड। अरे तुम्हें नहीं आया, प्राण पखेरु उड़ गए। अब और सुनो, हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही बेकार और घटिया रिस्पॉन्स आ रहा है। जनरलाइज सो मत। समोसा खाएगी? बोला हर क्लास में समोसा खिलाऊं तो तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी। ऐसा है क्या? एक समोसा, एक केला और एक जूस। क्या कहते हो यार? ये अगर हर क्लास में मिले तो? अच्छा, जस्ट सजेशन है। 2KPQ बाई R क्यूब, कोई बुरी वाली बात नहीं। ओ हो। अब जनरलाइज करने का तरीका ये कि हमने क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। सोच, इस क्यू की जगह वायर हो सकता था। सोच, इस वायर, देख अगर क्यू है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ बाई R स्क्वायर। क्या है? सोचिए वायर होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती 2K लैम्डा बाई R। क्या होती? रिंग होती तो होती KQR बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर। अरे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होती ना। इफ यू प्लेस डिफरेंट सिस्टम्स के वी विल गेट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज ए फंक्शन ऑफ R, एज ए फंक्शन ऑफ। सो लेट्स ट्राई टू जनरलाइज इट। हाउ? सपोज वी हैव अ डाइपोल माइनस Q प्लस Q, राइट, एट अ सेपरेशन R। इस R के कंपैरिजन में ये जो दूरी होगी ये छोटी होगी बड़ी? छोटी। तो हम इसे मान लेते हैं dr। क्या मान लेते हैं? तो आपका P हो गया QdR। अरे यार क्या हो गया? थोड़े समझने वाली बात। और मान लो यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है एज ए फंक्शन ऑफ R, एज ए फंक्शन ऑफ कुछ भी। अगर चार्ज होगा तो KQ बाई R स्क्वायर। नहीं आया। अच्छा, मान लेते हैं इस फंक्शन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। क्या इसकी वजह से इस पे फोर्स लगा पीछे QE2, सॉरी QE1 कितना, और इसकी वजह से QE2 राइट में। अरे यार QE2 और उसकी वजह से QE1 लेफ्ट में। कोई बुराई वाली बात? तो QE2 और ये QE1। ओ खाई जो खाई जो खाई। अब इसमें नेट फोर्स कितना हुआ भाई? QE2 माइनस E1।
चूंकि ये dr बहुत छोटा है, क्या ये E2 माइनस E1 कैन बी रिटर्न एज DE? कैन बी रिटर्न एज DE। तो इसे लिख दिया गया QDE। QDE नहीं आया। डिवाइडेड बाई dr मल्टीप्लाइड बाई dr, व्हाट इज QDR? तो फॉर्मूला आया PDE बाई dr F net। P is the dipole moment, D by dr is the rate of change of electric field। D by dr is the, यार तुम्हें नहीं आया, D by dr is the, सन्नाटे में पहुंच गए, D by dr is the rate of change of electric field। अगर इसे सही मानते हैं और डायरेक्शन लगाएं बुद्धि से, डायरेक्शन कहां से लाएं? कहां से लाएं? बुद्धि से, परेशान ना हो। अब आप लॉजिकली सोचो तो इस सवाल को ऐसे करा जा सकता था इसी तरीके से। कैसे? मान लो एक Q चार्ज है और डाइपोल है P, डाइपोल है P, तो फॉर्मूला कहता है PDE by dr। P what is electric field due to charge Q? It is KQ by R square। यार तुम्हें नहीं आया। What is integration of R 1 by R square? Sorry, differentiation of 1 by R square? -2 by R cube। तो -2 KPQ by R cube। उस सवाल का तीसरा तरीका, अरे यार, बट मोर जनरलाइज तरीका, बट यार तुम्हें नहीं आया, बट मोर जनरलाइज तरीका। परेशान होने की जरूरत मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो -2 KPQ बाई R क्यूब। अरे तुम्हें नहीं आया भाई? आया कि नहीं आया? सिंपल, -2 KP बाई। तो बेसिकली आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, PDE बाई dr, PDE बाई dr। हमारा तुमसे पूछो, एक वायर है, लैम्डा कूलम पर मीटर, यहां से D दूरी पर एक डाइपोल रखा है P, बताओ इस पे फोर्स। खुद बता सकते हो तुम, कोई खास बात नहीं है। जल्दी बोलो, सिंपली क्या करना है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 2K लैम्डा बाई D या R, जो भी लेना हो, बाद में D डाल देंगे, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो वैसा आंसर आया P इंटू D ऑफ 2K लैम्डा बाई R बाई dr। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई R? माइनस, तो -2 KP लैम्डा बाई R स्क्वायर। क्या R स्क्वायर की जगह D स्क्वायर? R स्क्वायर की जगह प्राण पर घेरू। एक और करते हैं मेरे कॉन्फिडेंस के लिए। रिंग चार्ज Q, रेडियस R, यहां से R बाई √2 दूरी पे डाइपोल रखा है P, इसमें फोर्स ऑन डाइपोल, यहां तो D बाई dx, इसीलिए R बाई √2 दिया है। अरे यार तुम्हें नहीं आया। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग के एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका मैक्सिमम D बाई dx 0 होता है ना, R बाई √2 पे। कहां पे? मान लो मैं आपसे बोलता कि +2 चार्ज है, डाइपोल PS है, फाइंड आउट द फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू चार्ज Q। Find out the force on a dipole due to charge Q। कितना? क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं PDE by dr? पहली बात, ये फॉर्मूला यहां नहीं लगा सकते। PDE by dr तभी लगा पाओगे जब जिधर P हो उधर ही E वेरी कर रहा हो। मैं क्या कह रहा हूं? चमका नहीं, चमका ना, पर ये भी ओरली हो जाएगा। बोल कैसे?
क्या क्या द फोर्स ऑन द डाइपोल जो होगा क्या वही फोर्स ऑन द चार्ज होगा? डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? केपी बाई, पक्की बात। तो इस पे फोर्स नीचे होगा के पी क्यू बाई आर क्यूब, तो इस पे फोर्स ऊपर होगा के पी क्यू बाई आर क्यूब। मुझे लगा इन तुम्हें आया के पी क्यू बाई आर क्यूब, के पी क्यू बाई आर क्यूब। लो अरे प्राण प्रखर उड़ गए, पक्का। चलो एक और बताओ। मान लो मैं बोलूं कि एक डाइपोल है P1, इससे R दूरी पर एक और डाइपोल है P2। फाइंड आउट द फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। P2 पर फोर्स P1 की वजह से। सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है, हैं? हाँ 6K P1 P2। कंफ्यूज न मत हो। बोलो। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इस P2 की वाली जगह इलेक्ट्रिक फील्ड P1 की वजह से कितनी है? अरे यार 2K P1 बाई आर क्यूब, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर आ गया ना यार। तो इसमें फोर्स क्या लिखेंगे? P2 इंटू डी ऑफ 2K P1 बाई आर क्यूब डी आर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 बाई आर क्यूब? -3 बाई आर की पावर 4। तो -6K P1 P2 बाई आर की पावर 4। अरे यार -6K P1 P2 बाई आर की पावर 4। ये कहलाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहलाता है? हालांकि सब तुम्हारे बहुत ज्यादा कोर्सेज में नहीं है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। -6K P1 P2 बाई आर की पावर 4। अरे आया कि नहीं आया? पक्का। -6K P1 P2 आर की पावर 4। बहुत बढ़िया साहब, बोलो क्लैरिटी है एकदम पक्का। चलो डन, चैप्टर खत्म।